वर्ड 1 किसका वेट कर रहा है? जब मुझे वर्ड 2 का मीनिंग पता चलेगा तब मेरे को मजा आएगा। वर्ड 2 किसका वेट कर रहा है? वर्ड 3 का। वर्ड 3 किसका वेट कर रहा है? वर्ड 4 का। आई होप एक बेसिक सा आइडिया आपको समझ में आया होगा। मैंने जो डेफिनेशन बोली दैट व्हेनेवर एन ऑपरेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ इट इज सेड टू बी रिकर्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं। हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन। रिकर्शन अपने आप में तो अच्छा टॉपिक है ही, बट अच्छी बात यह है कि जितना अच्छा आपका रिकर्शन होगा ना, उतना ही अच्छा आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगा, उतना ही अच्छा आपका बैक ट्रैकिंग वाला प्रोसेस होगा, बैक ट्रैकिंग होगा, उतना ही अच्छा आपका डिवाइड एंड कॉन्कर होगा। तो रिकर्शन कहने को एक टॉपिक है, बट बहुत सारे टॉपिक्स के साथ कनेक्टेड है। एंड बिलीव मी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो रिकर्शन से ही बेस्ट सॉल्व होती है। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? रिकर्शन देखेंगे अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। सो टॉपिक इज रिकर्शन। जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ रिकर्शन, एक अजीब सा जवाब आता है, हालांकि कुछ हद तक वो सही भी है। व्हेन अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इट इज सेड टू बी रिकर्शन। ठीक है, दिस डेफिनेशन इज ओके, बट पहले समझ लेते हैं रिकर्शन का मीनिंग क्या है। Whenever an operation is defined in terms of itself, then it is said to be recursion. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, whenever an operation is defined in terms of itself, then it is said to be recursion. अब इसको समझते हैं। सर आपने बोल तो दिया, समझ में हमारी कुछ आया नहीं। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल्स, हमेशा से यही मेरे एग्जाम्पल रहते हैं, सेट एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि रिकर्शन को समझने का इससे बेस्ट तरीका नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने कोई वर्ड बोला लाइक साइबॉर्ग, एंड आई डोंट नो और यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट देयर इज अ वर्ड, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, then what should I do? Logically, what should I do? Logically, sir, आप डिक्शनरी में इस वर्ड का मीनिंग देखेंगे। That means, what I am doing, I am looking into the dictionary to find the meaning of this word. But जब हमने डिक्शनरी खोली, एक और अजीब सा नाटक शुरू हुआ कि जब मैंने डिक्शनरी खोली तो इस वर्ड की जो डेफिनेशन है उसके अंदर फिर से एक ऐसा वर्ड था जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता। लेट अस सपोज जब मैंने इसकी डेफिनेशन खोली तो वहां पर लिखा हुआ था साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अमलगमेशन ऑफ मैन एंड मशीन। पहले मुझे साइबॉर्ग नहीं पता था, अब मैंने डेफिनेशन खोली और वहां पर अमलगमेशन एक वर्ड आया जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम क्या कर रहे थे? हमें एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता, हम डिक्शनरी में देख रहे थे। जब हमने उस वर्ड की डेफिनेशन खोली, अगेन देयर इज अ वर्ड हुज मीनिंग इज नॉट नोन टू मी। अगेन देयर इज अ वर्ड हुज मीनिंग इज नॉट नोन टू मी। अगेन व्हाट शुड आई डू? सर अगेन यू विल लुक इनटू द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, वर्ड 2। ओके, दैट मींस नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? लुकिंग इनटू द डिक्शनरी। Okay, and the same thing happens this time. वर्ड 2 की डेफिनेशन में भी एक ऐसा वर्ड है जिसकी डेफिनेशन, जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल डू द सेम। बट ये प्रोसेस कहीं तो एंड होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी डिक्शनरी खंगालनी पड़ेगी हमें। नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होगा। आर यू गेटिंग? अब हो क्या रहा था, प्लीज आराम से समझिएगा। प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वर्ड 1 से। वर्ड 1 का मीनिंग जानने के लिए हमें किस पर डिपेंड होना पड़ रहा है? वर्ड 2। वर्ड 2 का मीनिंग जानने के लिए वर्ड 3 पता होना चाहिए, वर्ड 3 का मीनिंग जानने के लिए वर्ड 4 का पता होना चाहिए। लेट अस सपोज वर्ड 4 का मीनिंग हमें पता चल गया समझाओ। तो जैसे ही मुझे वर्ड 4 का मीनिंग पता चला, क्या ना इसे अब मुझे वर्ड 3 का मीनिंग पता चल जाएगा। एंड जब मुझे वर्ड 3 का मीनिंग पता चल जाएगा, क्या ना इसे मुझे वर्ड 2 का मीनिंग पता चल जाएगा। एंड अगर मुझे वर्ड 2 का मीनिंग पता चल गया, क्या ना इसे वर्ड 1 का मीनिंग पता चल गया। सी, अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, प्लीज अंडरस्टैंड।
how an operation is defined in terms of itself. Over here the operation is looking into the dictionary, or you can say finding the meaning of the word. हम वर्ड वन का मीनिंग जानने के लिए डिक्शनरी में देख रहे थे, फिर से हमें एक ऐसा वर्ड मिला कि हमें फिर से डिक्शनरी में देखना पड़ गया, फिर से हमें एक ऐसा वर्ड मिला कि हमें फिर से डिक्शनरी में देखना पड़ गया, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू. इज दैट ओके? वर्ड वन किसका वेट कर रहा है? जब मुझे वर्ड टू का मीनिंग पता चलेगा तब मेरे को मजा आएगा. वर्ड टू किसका वेट कर रहा है? वर्ड थ्री का. वर्ड थ्री किसका वेट कर रहा है? वर्ड फोर का. आई होप एक बेसिक सा आइडिया आपको समझ में आया होगा. मैंने जो डेफिनेशन बोली, दैट व्हेनेवर एन ऑपरेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ इट इज सेड टू बी रिकर्शन. ठीक है, फिर से देखते हैं एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2. आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी तैयारी करवा रहे हैं, और सब कुछ अच्छा चल रहा है ना. टुगेदर अच्छा ही होगा, आप लोगों की रैंक आएगी ही आएगी, है ना. मान लीजिए गेट एग्जाम के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे स्कोर्स हैं, सबको ऑफलाइन बैंगलोर बुलाया गया अकेडमी की टीम की तरफ से. ठीक है, so thousands of students are there, thousands of students are there. बहुत सारे स्टूडेंट कलेक्ट हो गए. अंकित सर मेरे से बोलते हैं, पंकज सर कैसे भी यार इन्हें काउंट करूं. सर कैन यू टेल मी हाउ मेनी आर दे, प्लीज काउंट दीज स्टूडेंट्स फॉर मी. स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, है ना, पर कुछ स्टूडेंट मेरी बात थोड़ी सी सुन लेते हैं, है ना, बड़े बूढ़ों की बात सुन लेते हैं, और ओल्ड एज पर्सन हूं मैं, तो मैं अगर उनसे सपोज सारा सिनेरियो समझिएगा, मैंने उनसे कहा प्लीज मेक अ क्यू, तो बच्चे सारे एक क्यू में खड़े हो गए. ओके, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर दे, मुझे नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, मुझे क्या करना है, इन्हें काउंट करना है. देयर आर मेनी प्रोसेसेस. पहला प्रोसेस क्या है, जैसे आप स्कूल्स में खड़े होते होंगे असेंबली में, तो टीचर कैसे काउंट करते थे, 1 2 3 4, अरे नीचे हो बेटा, 5 6 7 500, isn't it? But that's a cumbersome process. ऊपर से मैं शॉर्ट हाइटेड आदमी हूँ, तो बीच में कोई लंबा आदमी आ गया तो फेल हो जाएगा. और ये 50-60 तक तो ठीक है, ऊपर से मेरी आई साइड वीक है, तो 5000 तक पहुंचते तो मेरा मतलब निपट जाऊंगा मैं. Am I right or not? ओके, पहला प्रोसेस. दूसरा प्रोसेस क्या था? अगेन दूसरा प्रोसेस मेहनत वाला प्रोसेस. ठीक है, बच्चे खड़े हुए हैं, मैं खुद ट्रैवर्स करके गिनती करते हुए जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, लास्ट तक पहुंचते पंकज सर हो गए ढेर, है ना. बट अगेन अगर आप इसे सोचें तो ये कुछ इटरेटिव प्रोसेस है. दोनों प्रोसेस मेहनत वाले प्रोसेस थे, है ना, और सारा काम मुझे करना पड़ गया. अच्छी से समझिएगा रिकर्शन, इन दोनों प्रोसेस में सारा काम मुझे करना पड़ गया. लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं, अच्छे से समझते हैं. सर मुझसे किसने पूछा है? मुझसे पूछा है अंकित सर ने. क्या मुझे एग्जैक्ट काउंटिंग पता है कितने स्टूडेंट हैं? नहीं. मुझसे पूछा, अंकित सर आस्क्ड मी. ठीक है, अंकित सर आस्क्ड मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. मुझे काउंटिंग पता है? नहीं. लेकिन मैं किसी की हेल्प ले सकता हूं. हाँ, किसकी? आराम से समझते हैं. अंकित सर ने जैसे मुझसे पूछा, आई आस्क्ड दिस वेरी फर्स्ट स्टूडेंट इन द रूम. मैंने इस स्टूडेंट से पूछा, कैन यू टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिहाइंड यू इंक्लूडिंग यू. मैंने क्या पूछा? कैन यू टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिहाइंड यू इंक्लूडिंग यू. प्रोसेस समझिएगा. अंकित सर ने मुझसे पूछा था, मैंने इस बच्चे से पूछा. अब कहानी यह है कि जो भी बच्चा है या बच्ची है, क्या इसे पता है कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं? नहीं. तो मेरी तरह ये भी हेल्प लेगा या लेगी किसी की. किसकी लेगी? अपने पीछे वाले की. ये बोलेगा या ये बोलेगी अपने पीछे वाले से, अरे कैन यू टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिहाइंड यू इंक्लूडिंग यू. इसको भी नहीं पता. सेम प्रोसेस इज रिपीटेड. ये बोलेगा या बोलेगी कैन यू आस्क मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिहाइंड यू इंक्लूडिंग यू. देन ये बोलेगा अपने पीछे वाले को, देन ये बोलेगा अपने पीछे वाले को. सब वेट कर रहे हैं, ये इसके आंसर का वेट कर रहा है, ये इसके आंसर का वेट कर रहा है, सब अपने पीछे वाले के आंसर का वेट कर रहे हैं. बता यार, बैठा हुआ हूं, ताकि मैं आगे वाले को बताऊं. इज दैट ओके?
पता किसको है एग्जैक्टली आंसर किसको पता है? सर सिर्फ लास्ट वाले को, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले को आंसर पता है। तो सेकंड लास्ट वाला जब इससे पूछेगा देन सिचुएशन समझ में आएगी। अब ये कहेगा ओके नो वन इज सिटिंग बिहाइंड मी, तो मेरे पीछे किस स्टूडेंट है? 0, एंड एज आई एम ऑल्सो एन स्टूडेंट मेरा आंसर क्या होगा? 1। दैट मीन्स 1 स्टूडेंट इज सिटिंग बिहाइंड मी इंक्लूडिंग माई सेल्फ। Is that okay? Or you can think it of it in that way that total number of students sitting behind me including me is 1. Please understand. अब इसी प्रोसेस को मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं, आराम से समझिएगा, मजा आएगा। और आप खुद अगर विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रिकर्शन यार कितनी जबरदस्त चीज है। अब मैंने छोटी सी लिस्ट ली है, ठीक है, मैंने छोटी सी लिस्ट ली है। तो देखो ये इसको क्या आंसर देगा? ये इसको आंसर देगा कि भाई 1। अब ये क्या कहेगा? अच्छा मेरे पीछे एक स्टूडेंट बैठा है और मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा 1 + 1 यानी कि 2। अब ये क्या सोचेगा? मेरे पीछे 2 स्टूडेंट बैठे हैं और मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मेरा आंसर है 3। ये क्या कहेगा? मेरे पीछे 3 स्टूडेंट बैठे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मेरा आंसर है 4। ये बोलेगा मेरे पीछे 4 बैठे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मेरा आंसर है 5। फाइनली ये वाला बोलेगा कि मेरे पीछे 5 स्टूडेंट हैं और मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मेरा आंसर है 6। पंकज सर 6, ये मैंने 6 का एग्जांपल लिया था, 6 हो या 6000 हो, आंसर इसी प्रोसेस से आने वाला है। उम्मीद करता हूं एक बेसिक आइडिया अगेन आपको लगा होगा। सर अगर मैं इस प्रोसेस को विजुअलाइज करूं, समझ रहे हैं हाउ एन ऑपरेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ? अंकित सर आस्क्ड मी, मैंने भी आई आस्क्ड द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट, उसने पीछे वाले से पूछा, उसने अपने पीछे वाले से पूछा। दैट मीन्स एन ऑपरेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, पहली बात। बट ये तो कहानी फिर भी ठीक है, थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल लग रही है। अगर लॉजिकली सोचें तो एक्चुअली हुआ क्या, प्रोसेस को पूरा समझने की कोशिश करें। जब मैंने पहली 2 बातें बोली कि मैं ट्रैवर्स करते हुए काउंट करूंगा, वहां पर अकेला मैं काम कर रहा था। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करें, यहां हम सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर स्टूडेंट कुछ काम कर रहा है ना, हर स्टूडेंट कुछ काम कर रहा है, मैं भी कुछ काम कर रहा हूं। इज दैट ओके? हालांकि मैं ज्यादा काम नहीं कर रहा, है ना। दैट मीन्स यू कैन विजुअलाइज रिकर्शन एज मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव सम गोल। सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, हाँ या ना? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इज दैट ओके? यहां पर कुछ काम हर एक क्या कर रहा है? हर एक 1 ऐड करके आगे वाले को दे देता है। एक्चुअली हमें क्या करना है? काउंटिंग। लेकिन हर इंसान कुछ काउंटिंग खुद कर रहा है, बाकी की रिकर्शन पर छोड़ रहा है। रिकर्शन इस प्रोसेस का नाम है। चलिए, ये तो बात हो गई 2 एग्जांपल्स की। अब अगर मैं कोड के बारे में बात करूं, रिकर्शन या रिकर्सिव कोड की मैं बात करूं, आराम से समझिएगा, ठीक है। रिकर्सिव कोड इन जनरल कुछ ऐसा दिखता है। इफ पार्ट, if n is small, or you can say if input is small। जैसे अगर मैं पिछले वाले मेथड की बात करूं, पिछले वाले सिनेरियो की बात करूं, हमने कहा 6000 स्टूडेंट। अरे हो तो ये भी सकता था ना कि एक स्टूडेंट होता। अगर एक स्टूडेंट होता, क्या मुझे कुछ भी ये सब करने की जरूरत थी? अरे बच्चा देख के बताओ मैं तुम्हारे पीछे कितने हैं। अरे अंकित सर ने मुझसे पूछा, मैं अंकित सर को बोलता अंकित सर आंसर इज 1। तो क्या मुझे कुछ भी करना पड़ता? Do we need recursion? Do we need that entire process? No. That means if the input is small, we can answer directly. That means problem same है, लेकिन इनपुट का साइज कम हो गया। पहले 6000 स्टूडेंट थे या हजारों स्टूडेंट थे, तब मुझे रिकर्शन का सहारा लेना पड़ा। बट हियर इफ ओनली 1 स्टूडेंट इज देयर, क्या मुझे कुछ भी करना है? अंकित सर मेरे से पूछे, अंकित सर काउंट करो, वैसे तो मजाक की बात हो गई, है ना। एल्स अंकित सर आंसर इज 1। इज दैट ओके? सो फॉर अ स्मॉल इनपुट देयर मस्ट बी सम स्मॉल इनपुट, जिसके लिए मुझे कुछ भी रिकर्शन की आवश्यकता नहीं है। वी कैन आंसर डायरेक्टली। सो अंडरस्टैंड दिस। पहला पार्ट है इफ n इज स्मॉल, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कह रहे हैं? इजी केस। दैट्स अ इजी केस ऑफ द प्रॉब्लम and that can be answered directly. This can be answered
directly. No recursion is needed. No recursion is needed. So recursion की हमें आवश्यकता ही नहीं है ना? ठीक है. Else. What does else says? Else says if the n value of n is very large. If n is large. So that's a tough case. We cannot answer directly. Cannot be answered. Cannot be answered directly. So directly answer नहीं हो सकता. Recursion is needed. Recursion is needed. मैं ये नहीं कह रहा exactly हमेशा कोड ऐसा होगा, but in general two cases are there. If the input is small, that means we don't require recursion, and that can be answered directly. Else part, that means over here मैं क्या कह रहा हूँ, जो recursive code है वो यहाँ पर है ना? अब recursion में क्या होता है? हर इंसान कुछ काम खुद करता है, लेकिन इसी चीज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो मैं यहां पर ये कहूंगा एवरी रिकर्सिव कॉल, यहां के लिए मैं यहां के लिए बात कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट. मैं कह रहा हूं एवरी रिकर्सिव कॉल परफॉर्म स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क by itself and remaining कौन हैंडल करेगा? रिकर्शन. हर रिकर्सिव कॉल कुछ काम खुद करती है और बाकी का रिकर्शन पर छोड़ दिया जाता है. डन सर. एक बेस जरूर बना होगा सभी लोगों का. अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस सपोज मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें इनपुट n एक नंबर है which is greater than or equal to 1, and if the value of n is 1, the output is nothing but, okay, if the input is n is equal to 2, the output is, okay, if the input is n is equal to 10, the output is that means जो हमारा इनपुट है वो n है और हमारा आउटपुट क्या है? प्रिंटिंग स्टार that many times. प्रिंटिंग स्टार that many times. ठीक है. अब ये तो मैंने छोटे छोटे केसेस दिखाए है ना. प्लीज अंडरस्टैंड. कुछ समय के लिए भूल जाइएगा कि आप लूप जानते हैं. ठीक है. Let us try to understand it using recursion. ठीक है. ओके. तो अगर मैं रिकर्शन, दैट मींस अगर मैं इसे रिकर्शन से इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो रिकर्शन का मतलब क्या है? सर एक फंक्शन होगा. रिकर्शन माने रिकर्सिव फंक्शन. ओके. दैट मींस लेट अस सपोज आई एम सेइंग दैट फन इज अ फंक्शन व्हिच विल प्रिंट स्टार n टाइम्स. प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. लेट fun is the function that will take input as n and this function will print star n times. अब क्योंकि मैं रिकर्शन की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि रिकर्शन के हिसाब से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, if n is small, ये वाला कौन सा केस है सर? that's a easy case, can be answered directly, no recursion is needed, okay. और else वाले पार्ट में recursion is needed है ना. else वाला पार्ट क्या है? that's a tough case or not easy case. We cannot answer directly,
cannot be answered directly and recursion is needed. ठीक है, अब सवाल ये उठता है व्हाट इज दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ n जिसके लिए हम आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं और रिकर्शन की जरूरत नहीं है. इज दैट वैल्यू 2, 3, 1, 4? थिंक फॉर अ मोमेंट. सर दैट वैल्यू इज 1. सी, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. सबसे पहला जरूरी है कि आप प्रॉब्लम को समझें. n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो कंस्ट्रेंट के हिसाब से n की वैल्यू कम से कम 1 होनी ही चाहिए. So what should I write? What is that value of n for which रिकर्शन की आवश्यकता नहीं है और हम इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं या हम इस प्रॉब्लम का डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं. इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग एनीवेयर द वैल्यू ऑफ n इज 1. That means please understand, can I write it like this way? If n is equal to 1, what should I do? Understand it like this way. मैं फिर से उस फंक्शन को लिख रहा हूं और मैंने कहा void print int n, okay, and I am saying कि अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं? हाँ सर, जस्ट स्टार प्रिंट करिए और बात खत्म. अब बात खत्म का मतलब क्या है? यहाँ पर बात खत्म का मतलब क्या है? अरे खत्म करो फंक्शन को, रिटर्न कर दो. अगर आपने रिटर्न यूज कर लिया है तो एल्स की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अब मैंने कहा एल्स. अब मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्स. एल्स का मीनिंग होता है सर, एल्स का मीनिंग है यहां पर रिकर्शन की हेल्प लेंगे. ठीक है, अब रिकर्शन को मैंने आपको क्या समझाया कि सर हर रिकर्सिव कॉल कुछ काम खुद करती है और बाकी का रिकर्शन पर छोड़ देती है. तो ये फंक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है? कुछ काम क्या कर रहा है? What is the task this function is performing? Printing some number of stars. Printing some number of stars. Printing n number of stars. That means ओवरऑल हमें काम क्या करना है? प्रिंटिंग स्टार्स. तो अगर मैं आपसे पूछूं हर रिकर्सिव कॉल को वो जो थोड़ा काम है वो कितना काम है? प्रिंटिंग स्टार हाउ मेनी टाइम्स? What is that small unit of work done जो हर रिकर्सिव कॉल को खुद से करना है? सर प्रिंटिंग स्टार 1 टाइम. Is that okay? That means हम कह रहे हैं एक बार स्टार प्रिंट करो. अगर आपने n में से एक बार स्टार प्रिंट कर दिया तो रिमेनिंग n-1 हम किससे चाहते हैं? रिमेनिंग n-1 टाइम्स स्टार प्रिंट करने हैं. क्या हम किसी ऐसे फंक्शन को जानते हैं जो सम नंबर ऑफ टाइम्स स्टार को प्रिंट करता है? प्रिंट फंक्शन. सर प्रिंट ऑफ n टाइम्स प्रिंट करता है, तो अगर मुझे n-1 टाइम स्टार प्रिंट कराने हैं, व्हाट शुड आई यूज? सर यू मस्ट कॉल द सेम फंक्शन प्रिंट. सॉरी, मैंने फन की जगह प्रिंट लिख दिया यहां पर नाम, और यहां पर इसे क्या दूंगा? n-1. कहानी खत्म, पैसा आ जाओ. प्लीज अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस. तो प्रिंट n, this is the base case. If n is equal to 1, एक बार स्टार प्रिंट करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे. Else that means if the input is large, एक बार प्रिंट करो, remaining n-1 is performed or printed by recursion. उम्मीद करता हूं इस एग्जांपल से आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि रिकर्शन कैसे काम करता है. प्लीज नोट डाउन दिस. तो नेक्स्ट एग्जांपल से इसको और समझते हैं. नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 2. ठीक है, मान लीजिए इनपुट क्या है? एक नंबर n. इनपुट इज अ नंबर n व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अभी के लिए समझ लेते हैं. ठीक है, ठीक. अब मान लीजिए इनपुट है n इज इक्वल टू 125. तो इसका आउटपुट क्या है? 8. अब 8 कैसे है? 1 + 2 + 5. इफ द इनपुट इज n इज इक्वल टू 3, आउटपुट इज 3. If the input is n is 3, 2, 4, 6, output is 15. That means you have to print the sum of digits in the number. आपको क्या प्रिंट करना है? sum of digits in the number. मैं एक और इनपुट के लिए आपको दिखा देता हूं.
मान लीजिए मेरा इनपुट है n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 और आउटपुट भी क्या है 7। तो अगर मैं इसे रिकर्सिवली सॉल्व करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू सॉल्व इट रिकर्सिवली, क्या होना चाहिए? सर एक फंक्शन लेते हैं, मान लेते हैं उस फंक्शन का नाम रखते हैं सम, ठीक है। अब फंक्शन सम क्या करेगा? एक नंबर लेगा n और फंक्शन सम रिटर्न करेगा सम ऑफ डिजिट, इसीलिए मैंने इसका रिटर्न टाइप रखा इंट। लेकिन हम क्योंकि रिकर्शन को यूज करने वाले हैं, मैंने आपको एक बेसिक फंडा रिकर्शन का क्या बताया था, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला, इफ n इज स्मॉल then that's an easy case to handle, that's an easy case, can be solved directly, can be answered directly and no recursion is needed, no recursion is needed। यहां पर हमें रिकर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसका एल्स पार्ट क्या था? इसका एल्स पार्ट था नॉट इजी केस, नॉट इजी, कैन नॉट बी आंसर्ड डायरेक्टली, कैन नॉट बी आंसर्ड डायरेक्टली। आप इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते एंड दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ रिकर्शन। दैट मीन्स इस एल्स पार्ट में हम रिकर्सिव कोड लिखने वाले हैं, यानी कि यहां पर क्या है? रिकर्शन। और रिकर्शन में हमने क्या पढ़ा है कि हर रिकर्सिव कॉल कुछ काम खुद करती है और बाकी का रिकर्शन पर छोड़ती है। तो पहले तो मुझे एक चीज बताइए, व्हाट इज दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ n फॉर विच वी कैन आंसर दिस प्रॉब्लम डायरेक्टली। सर अगर आप इनपुट पर थोड़ा सा गौर करें, अगर सिंगल डिजिट है n के अंदर तो वही मेरा आंसर है, बिकॉज सम जैसा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सिंगल डिजिट का अगर एक नंबर है तो उसका आंसर वही नंबर है। दैट मीन्स व्हाट इज दिस स्मॉल वैल्यू ऑफ n फॉर विच वी कैन आंसर डायरेक्टली, नो रिकर्शन इज रिक्वायर्ड। सर इफ द वैल्यू ऑफ m lies between 1 to 9 including both of them, just return the value of n itself. That means, sir, let me again focus over here। तो मैंने कहा int sum int n and remember sum वो फंक्शन है जो हमें किसी नंबर के डिजिट्स का सम देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा what is that small value of n? Sir, if n is greater than or equal to 1 and if n is less than or equal to n, just return my answer as n। See, अभी मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स, इजी केसेस, मतलब इजी प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहा हूँ, बट वंस यू अंडरस्टैंड द होल लॉजिक आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब रिकर्शन इज अ टूल, इफ यू आर नॉट यूजिंग इट यू आर अ फूल। मतलब मेरे लिए तो कुछ ऐसा है ना। ओके, एल्स पार्ट, अब एल्स पार्ट पे वर्कआउट करते हैं। अब एल्स पार्ट में हम क्या कहते हैं? एल्स पार्ट में हम हमेशा ये कहते हैं एवरी रिकर्सिव कॉल परफॉर्म स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क and remaining is performed by recursion। remaining task कौन परफॉर्म करेगा? remaining task recursion आपके लिए परफॉर्म करेगा। लेकिन कहानी क्या है इस क्वेश्चन के अंदर what is the work done we want? सर हमें बहुत सारी डिजिट्स का सम करना है, प्लीज अंडरस्टैंड इट। मैं दोबारा से आपको इससे समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे पास एक नंबर है d1 d2 d3 d4, तो व्हाट इज द आउटपुट आई वांट? d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4, और इसे बढ़ा लीजिए, दैट डज नॉट मैटर। लेट अस सपोज k डिजिट्स का मेरा नंबर है। तो एक्चुअली हमें करना क्या है? एक्चुअली में हमें सारी डिजिट्स का सम देना है।
दैट मीन्स बहुत सारे एडिशंस हमें करने हैं, isn't it? हाँ, ठीक है। तो दैट मीन्स अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दैट स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क डन जो हर रिकर्सिव कॉल करेगी, कितने एडिशन हर रिकर्सिव कॉल करेगी, या इसे ऐसे सोचा जाए कितनी डिजिट पर रिकर्सिव कॉल काम करेगी। सोचिएगा आराम से, हमें बहुत सारी डिजिट्स को एड अप करना है, हर रिकर्सिव कॉल कितनी डिजिट्स पर काम करे? सर एक डिजिट पर। यस ऑफ कोर्स। अब जैसे ही आपने इस चीज को समझा, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछूंगा, इफ देयर इज अ नंबर कैन यू एक्सट्रैक्ट वन डिजिट? यस सर। अब सवाल ये पहली या आखिरी? आखिरी को एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है। कैसे? सर अगर मेरे पास एक नंबर है 1239, n mod 10 will give me the last digit. n mod 10 will give me the last digit. Are you getting? हाँ सर। That means अब मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर मुझे 1239 का सम करना है, isn't it 9 plus whatever be the sum for 123? अगर मुझे 1239 पर काम करना है, क्या इसका आंसर ये नहीं होगा 9 प्लस इस नंबर में जितनी भी डिजिट है उनका सम? प्लीज फोकस। ठीक, मैं इसको आपको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। रिकर्शन में एक और ट्रिक है जो आपको समझनी पड़ेगी, और वो ट्रिक क्या है? जब भी आप रिकर्सिव कोड्स लिख रहे हो, हमेशा ऐसे समझिए इसको कि you know the answer of small size of problem. अगर आप बिगिनर हैं कोडिंग में और रिकर्शन सीख रहे हैं, तो एक ट्रिक मेरी तरफ से लिख लीजिए, और वो ये है, always assume that you know the answer of small size of problem. That means अगर मैं कहता हूं ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज n है, तो आपको स्मॉल साइज का आंसर पता है। You know the answer of small size. अब स्मॉल साइज क्या हो सकता है? एनीथिंग विच इज लेस देन n। जैसे अब अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे आंसर चाहिए सम ऑफ 1239 का, प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे सम ऑफ डिजिट करना है। हमने कहा लास्ट डिजिट मेरे पास निकल आया, तो क्या मैं सही हूं सर मैं मान के चलता हूं कि सम ऑफ 123 का आंसर मुझे रिकर्शन दे देगा, वो दे देगा, और एक डिजिट मैंने अज्यूम कर लिया। इज दैट ओके टू एवरीवन? सी, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस वे ना, इफ n कंटेन d1 d2 d3 d4, हाँ या ना, तो सम ऑफ d1 d2 d3 d4 can be written as d4 plus whatever be the sum in the remaining number d1 d2 d3. Isn't it okay? Overall what I am saying हर रिकर्सिव कॉल एक डिजिट पर काम कर रही है, और बाकी का काम कौन कर रहा है? बाकी का काम आपके लिए रिकर्शन कर रहा है। अब ओवरऑल इसको समझना कैसे है? सर हर रिकर्सिव कॉल ये कैसे मिलेगा आपको? n mod 10, ओके, प्लस ये आपको कैसे मिलेगा? बचा हुआ नंबर हम जानते हैं सर, जय और वीरू, n/10। दैट मीन्स अब हम वापस आते हैं और अच्छे से चीजों को हैंडल करते हैं। तो सर हम ये कह रहे हैं, if n is large, how can I tell you the sum of digits? I will say return answer as last digit of number plus call the same function for remaining input. So that's it. Just two lines of code. One is inside if, second one is inside else. अब देखिए, अगर आप रिटर्न लगा देते हैं तो आपको एल्स की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बट अब की बार हम इस कोड को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इस कोड को अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अच्छे से,
ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। लेट अस सपोज अब मेरे से कोई कहता है कि यार सम ऑफ 1265 निकालना है, दैट मींस समहाउ हम इस कोड को कॉल कर रहे हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? द वैल्यू ऑफ n इज 1265। अब बेस केस तो है नहीं, यानी कि एल्स वाला कोड रन करेगा, तो हम ये कह रहे हैं कि इसका आंसर है n mod 10। तो n mod 10 आ गया 5 प्लस कॉल द सेम फंक्शन फॉर 1265 डिवाइड बाई 10। हम जानते हैं ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो 126.5 नहीं आएगा, 126 आंसर आएगा। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर 126। अब फोकस कीजिए अच्छे से। सर ये क्या है? एडिशन। एडिशन तो तब होगा ना जब आप उसे दो वैल्यू दोगे। क्या यहाँ पर वैल्यू है? नहीं सर। तो जब तक ये वैल्यू नहीं बनती एडिशन हो नहीं सकता। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n की नई वैल्यू क्या है? 126। डन सर। अब क्योंकि ये बेस केस नहीं है, एल्स वाला कोड रन करेगा और ये बोलेगा कि इसका आंसर होगा n mod 10 यानी कि 6 प्लस सम ऑफ 126 बटा 10 विच इज 12। सेम इज द प्रॉब्लम। ये एडिशन हो सकता है क्या? नहीं सर, जब तक यहां वैल्यू नहीं मिलेगी एडिशन कैसे होगा? सो दिस इज n। तो इसका आंसर भी कैसे मिलेगा? ये बोलेगा 12 mod 10 विच इज 2 प्लस सम ऑफ 12 बाई 10 विच इज 1। अब देखो जब ये वाली कॉल चलेगी तो बेस केस आ गया, n is equal to 1, that is why इसका आंसर क्या है? सर इसका आंसर है 1, इसका आंसर है 1। तो ये जब कॉल होगी इसका आंसर आया 1। जैसे ही ये 1 आ गया, क्या मैं कह सकता हूं कि अब 2 प्लस 1 इसका आंसर आ गया 3 एंड 3 प्लस 6 इसका आंसर आ गया 9 एंड फाइनली 5 प्लस 9 इसका आंसर आ गया सर 14। यस, वी कैन डू थिंग्स लाइक दिस वे। प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। एक और एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, रिकर्शन को और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम आई एम हैविंग अ फंक्शन लाइक दिस, void fun int n if n is less than or equal to 0 just return। अब देखिए एल्स नहीं लगा रहा हूं, एल्स नहीं लगा रहा हूं। What does that mean? आप चाहें तो लगा देता हूं, बट थोड़ा सा आप समझिएगा कि एल्स लगाने की नीड नहीं है। आपने कहा printf %d, n and fun on n minus 1। तो अगर आप इस कोड को पहले समझने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए मैंने मेन से कॉल किया फन ऑफ 4 को, मान लीजिए मैंने मेन से कॉल किया फन ऑफ 4 को। देखो अगर कोई भी सी का प्रोग्राम है, पक्का कुछ भी अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो किसी ना किसी फंक्शन का पार्ट होगा, बिकॉज सी इज, आप सभी जानते हैं सी प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मेनी फंक्शंस। अगर मैं एग्जीक्यूशन की बात करूँ, है ना, मैं अभी कंपाइलेशन की बात नहीं कर रहा। कंपाइलेशन विदाउट फंक्शन भी हो सकता है, कंपाइलेशन विदाउट मेन भी हो सकता है ना। मतलब अगर एक लॉजिकल सी का प्रोग्राम है, इट इज कलेक्शन ऑफ वन, एटलीस्ट वन फंक्शन। दैट मींस कुछ भी अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो किसी ना किसी फंक्शन का पार्ट होगा, है ना। अच्छा, अब जब फंक्शन एक एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो उसे पक्का कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है जो किसी कोड को चाहिए? सर सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है मेमोरी। ठीक है, अब देखिए एग्जीक्यूशन हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? सर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन से। आराम से समझिएगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन से। ठीक है, तो हमने कहा ये मेमोरी है। अब क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है मेन से, तो मेन को मेमोरी में से कुछ हिस्सा दे दिया जाए। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है इसलिए वो है ना, मतलब हाँ थोड़ा ट्रेपेजियम टाइप का बन गया है। उधर एक और लाइन खींचनी है बस, है ना, उधर एक पैरेलल लाइन खींच दूं लाइक दैट। ओके, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। सर तो अगर मैं मेन फंक्शन की बात करूं तो मेन में बेसिकली 2 लाइन का कोड है। तो मेन को हमने, तो मेन के अंदर पहली लाइन है और दूसरी लाइन।
पहली लाइन में मेन से फन ऑफ 4 को कॉल कर रहे हैं, यानी कि मेन की पहली लाइन क्या बोल रही है, फन ऑफ 4 को एग्जीक्यूट कराने को बोल रही है। तो अब क्या हुआ, अब कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, फन ऑफ 4, इसलिए मेमोरी का एक पार्ट उसको दे दिया गया, ठीक है। अब मेन का सेकंड स्टेटमेंट वेट कर रहा है, ठीक है। तो जब फन ऑफ 4 आया, देखिए व्हाट इज दिस 4, इस 4 को हम क्या कहते हैं, इस 4 को सर हम कहते हैं, बताइए जल्दी से, एक्चुअल आर्गुमेंट। और फॉर्मल आर्गुमेंट कोड के अंदर क्या है, n। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट द वैल्यू ऑफ n इज 4, इस कॉल के लिए n की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब देखिए अगर आप फंक्शन को अच्छे से देखेंगे तो रिकर्सिव कॉल में 3 स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से, है ना। आप चाहो तो इसे 4 भी कह सकते हो, है ना, वो अलग बातें हैं। मेनली तो फन ऑफ 4 के लिए पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा विच इज नथिंग बट प्रिंट करो n की वैल्यू। तो n की वैल्यू है सर 4, ठीक है, प्रिंट हो गया। सेकंड वैल्यू बोलेगी, सेकंड स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो फन ऑफ n माइनस 1। अगर n की वैल्यू 4 है तो ये बोलेगा कॉल करो फन ऑफ 3। यानी कि लाइन नंबर 2 की वजह से अब हम फन ऑफ 4 फन ऑफ 3 को कॉल कर रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट n है, n की वैल्यू 3 है। अब इसके भी लाइन 1 2 3 चलेगा। जब इसका पहला स्टेटमेंट चलेगा तो इसका पहला स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू विच इज 3। इसका दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो फन ऑफ n माइनस 1, लेकिन यहां पर n की वैल्यू 3 है इसलिए ये कॉल करेगा फन ऑफ 2 को। तो इसकी लाइन नंबर 2 ने किसको कॉल किया, सर फन ऑफ 2 को। आराम से समझिएगा, मेन ने कॉल किया फन 4 को, फन 4 ने कॉल किया फन 3 को, फन 3 ने कॉल किया फन 2 को। अब फन 2 के लिए एक्चुअल आर्गुमेंट 2 है और फॉर्मल आर्गुमेंट n है, इसके भी 3 स्टेटमेंट चलेंगे, ठीक है। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या बोलेगा, इसका पहला स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू। सेकंड स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो फन ऑफ n माइनस 1 यानी कि फन ऑफ 1 को। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट किसको एग्जीक्यूट करा रहा है, फन ऑफ 1 को कॉल करा रहा है, ठीक है। अब जब फन ऑफ 1 को कॉल करेंगे तो फॉर्मल आर्गुमेंट हो गया 1, फिर से 1 2 3। इसका पहला स्टेटमेंट क्या बोलेगा, प्रिंट करो 1 को एंड कॉल करो फन ऑफ 0 को। अब देखो जब ये कॉल होगा तो फन ऑफ 0 को कॉल कर रहा है, इट इज कॉलिंग फन ऑफ 0। अब फन ऑफ 0 के लिए अगर आप कोड देखेंगे n की वैल्यू हो गई 0, हम कह रहे हैं if n is less than or equal to 0 रिटर्न, ठीक है। रिटर्न मतलब कहानी खत्म, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो दैट मीन्स मेमोरी वापस, वही इसका एग्जीक्यूशन खत्म, ठीक है, वापस आए। अब फन 1 पर तीसरे लाइन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, तीसरा मतलब ये खत्म यानी कि ये भी खत्म, ये हो गया खत्म, वापस गए। इसका तीसरा खत्म होगा दैट मीन्स इसकी कॉल खत्म, वापस गए, इसकी कॉल खत्म, वापस गए, इसकी कॉल खत्म। कंट्रोल आया मेन के पास, मेन कहेगा सब कुछ हो गया, मेन का 2 लाइन खत्म, मेन का भी खत्म। सो व्हाट इज द आउटपुट, द आउटपुट इज 4 3 2 1। और ये मैंने जो आपको दिखाया ना, इसको कहते हैं स्टैक, यानी कि फंक्शन को स्टैक के अंदर जगह मिलती है। और ये जो पार्ट मैंने मेमोरी का कहा ना, ये इसको कहते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड। इज दैट ओके? प्लीज 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 अंडरस्टैंड इट। यहां पर आपने अगर गौर किया हो तो हुआ क्या, मेन ने कॉल किया था फन 4 को, फन 4 ने कॉल किया था फन 3 को, फन 3 ने कॉल किया था फन 2 को, फन 2 ने कॉल किया था फन 1 को, फन 1 ने कॉल किया था फन 0 को। लेकिन मैं फन 0 को कंसीडर अभी नहीं कर रहा बिकॉज दैट्स अ बेस केस। सर बेस केस क्या होते हैं, सर बेस केस क्या होते हैं, वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन खुद को कॉल नहीं करता है, दे आर सेट टू बी बेस केस, बेस वैल्यू, एंकर केस, एंकर कंडीशन, उनको हम कहते हैं बेस वैल्यूज, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता मैं एक और आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूं और उसकी एनालिसिस हम करेंगे तो काफी चीजें नई हमें क्लियर होंगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा void fun int n if n is less than or equal to 0 return 0 else। पिछली बार मैं प्रिंट करा रहा था, इस बार मैं प्रिंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पहला कॉल कर दो फन ऑफ n माइनस 1 को, फिर प्रिंट करो n को, ठीक है, और ये कोड खत्म, ठीक है, डन।
और हम फिर से वही काम कर रहे हैं कि मेन से फन ऑफ 4 को कॉल करवा रहे हैं, मेन से फन ऑफ 4 को कॉल करवा रहे हैं। तो अगेन एक बार अच्छे से कहानी को समझ लेते हैं भैया। अब की बार मैं इसी को आपको वर्टिकल दिखा देता हूं, या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दुनिया में सबसे खराब जो ड्राइंग है ना वो मेरी है, सबसे खराब। मैं तो, मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं इस बात को, ठीक है, सारे स्टूडेंट जानते, सबसे खराब ड्राइंग है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ठीक है, सबसे पहले मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 1 पर क्या हो रहा है, हम फन 4 को कॉल करा रहे हैं, यानी कि मेन ने कॉल कराया फन ऑफ 4 को, ठीक है। एक्चुअल आर्गुमेंट 4 है, फॉर्मल आर्गुमेंट n है। अब हर रिकर्सिव कॉल के 3 स्टेटमेंट हैं बेसिकली, ठीक है। पहली लाइन में कह रहा हूं कॉल कर दो फन ऑफ n-1 को, यानी कि 4-1 यानी फन ऑफ 3। आराम से समझिएगा, जब आप पहली ही लाइन में कॉल करा दे रहे हो तो फन ऑफ 4 फन ऑफ 3 को कॉल करा दे रहा है ना पहली ही लाइन में, यानी कि अगर मैं ठीक हूं तो ये 2 और 3 वेट कर रहे हैं ना, 2 और 3 तो वेट कर रहे हैं कि कब फन 3 खत्म होगा, कंट्रोल वापस आएगा और हम एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि फन ऑफ 4 का लाइन नंबर 2 विच इज प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ n, वो वेट कर रहा है किसके खत्म होने का, फन 3 के खत्म होने का, ठीक है सर। अब फन 3 की जब बारी आई, एक्चुअल आर्गुमेंट 3 है, फॉर्मल आर्गुमेंट n है, फिर से हमने कहा 1 2 3, पहली लाइन पर फन ऑफ 2 कॉल होगा, यानी कि फन 3 ने फन ऑफ 2 को कॉल करा दिया। अब इसका मीनिंग आप समझिए कि एक्चुअली हुआ क्या सर, फन 3 का लाइन नंबर 2 जो कि है प्रिंट करो 3, वो वेट कर रहा है किसके खत्म होने का, फन 2 के खत्म होने का। तो जब कंट्रोल आएगा तब ये रन करेगा ना, यानी कि इसका प्रिंटएफ वेट कर रहा है इसके खत्म होने का, और इसका प्रिंटएफ वेट कर रहा है इसके खत्म होने का। तो जब ये प्रिंट हो जाएगा, इसका लाइन नंबर 2 3 चल जाएगा, तभी तो यहां पर आएगा। आराम से समझिएगा, ठीक है, ओके। अब हम आए यहां पर अगेन 1 2 3, तो इसका लाइन नंबर 1 क्या बोलेगा, कॉल कर दो। तो यहां पर क्या हुआ सर, फन ऑफ 1, सो फॉर्मल आर्गुमेंट n, एक्चुअल आर्गुमेंट 1, यहां पर आपने कहा फन 0 को कॉल कर दो। इज दैट ओके, फन 3, फन 2, फन 1, ओके। और इसका लाइन नंबर 2 3 वेट कर रहा है। अब देखिएगा आराम से, फन 0, n की वैल्यू 0। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, प्लीज सर। जब फन ऑफ 0 होगा तो रिटर्न, दैट मींस वापस आए, ये खत्म, ठीक है। अब क्या होगा सर, इसका लाइन नंबर 2 चलेगा विच इज प्रिंट द वैल्यू ऑफ n। सो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहला प्रिंट हुआ सर 1, जबकि इसकी कॉल एक तरीके से लास्ट थी। देखो 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को कॉल किया। द ऑर्डर ऑफ कॉल क्या था ये समझिए, ऑर्डर ऑफ कॉल था फन 4 कॉल कर रहा था फन 3 को, फन 3 कॉल कर रहा था फन 2 को, फन 2 कॉल कर रहा था फन 1 को। इसका प्रिंटएफ वेट कर रहा है इसके खत्म होने का, इसका प्रिंटएफ वेट कर रहा है इसके खत्म होने का, इसका प्रिंटएफ वेट कर रहा था इसके खत्म होने का। सबसे पहले प्रिंटएफ किसका चला, इसका। आर यू गेटिंग, ऑर्डर ऑफ कॉल ये है, प्रिंटिंग सबसे पहली इसकी पूरी हुई, ठीक है। जब इसका लाइन नंबर 3 चल गया तो कंट्रोल कहां पर आया, इसका। तो अब किसका प्रिंटएफ चलेगा, अब इसका प्रिंटएफ चलेगा। दैट इज व्हाई आउटपुट में नेक्स्ट क्या आया, आउटपुट में नेक्स्ट क्या आया 2। अब जब इसका खत्म हो जाएगा तो अब किसका प्रिंटएफ चलेगा, 3 का, दैट मींस 3 प्रिंट होगा। एंड देन कंट्रोल यहां आएगा, क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, वापस आए मेन के पास, कहानी खत्म। आउटपुट क्या है 1 2 3 4। देखो ऑर्डर ऑफ कॉल था 4 3 2 1, प्रिंटिंग है 1 2 3 4। यहां से एक कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजेदार है जो आपको समझ में आना चाहिए सर। जो ये प्रिंटएफ पता है क्यों वेट कर रहा था, क्योंकि आपने इससे पहले रिकर्सिव कॉल दे दी थी। ये क्या है, रिकर्सिव कॉल। तो मैं एक शब्द कुछ बोल रहा हूं उसे ढंग से समझिएगा। जो स्टेटमेंट रिकर्सिव कॉल से बाद में होते हैं वो उल्टे ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं। किसके उल्टे ऑर्डर, फंक्शन कॉल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, स्टेटमेंट
statements written after recursive call executes in opposite order of call. और जो स्टेटमेंट पहले लिखे होते हैं वो सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं। भाई यही तो था। ऑर्डर ऑफ कॉल क्या था? 4 वाला, देन 3 वाला, देन 2 वाला, देन 1 वाला। जी सर। और ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग क्या थी? 1 2 3 4। क्यों हुआ? क्योंकि प्रिंटफ रिकर्सिव कॉल के बाद में लिखा हुआ था। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने बोला ये आप लोग अच्छे से समझेंगे, बिकॉज ये ना बेसिक्स हैं और किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। तो यहां हमने रिकर्शन को समझना सीखा स्टैक की हेल्प से, बट रिकर्शन को आप ट्रेस कर सकते हैं एक और तरीके से, जिसे हम कहते हैं रिकर्शन ट्री मेथड। अब आराम से देखते हैं सेम कोड यूजिंग रिकर्शन ट्री मेथड। तो हमारा कोड है, आराम से समझते हैं। मान लीजिए हमने कहा void fun int n। सेम कोड पहले देखते हैं ताकि चीजें आराम से समझ में आ जाए। if n is less than equal to 0 just return, else first call the same function for n minus 1 and print the value of n. Okay and done। और let us suppose हमने कहा कि अब देखिए मेन जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपको मेन देगा। हो सकता है वो डायरेक्टली आपसे पूछे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फन 3, या फिर आपसे पूछे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फन 4, व्हाटएवर इट इज। तो हमें ये समझना होगा कि इस प्रोग्राम का आउटपुट वही है जो फन 4 का आउटपुट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने कहा कि फन ऑफ 4, अच्छा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट 4। अगर आप गौर से देखें तो देखिए ये तो बेस केस है, ये तो हमारा बेस केस है ना। लेकिन अगर मैं कहूं रिकर्सिव कॉल, हर रिकर्सिव कॉल में कितने स्टेटमेंट है? तो हर रिकर्सिव कॉल में मात्र 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कॉल करो सेम फंक्शन लेकिन एक कम आर्ग्यूमेंट के लिए, और दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू। दैट मींस अगर मैं कह रहा हूं फन ऑफ 4, तो इसका पहला स्टेटमेंट देखिए, यहां पर स्टेटमेंट कैसे हैं? टॉप टू बॉटम। और यहां पर हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? पहले हमने लिखा, सबसे पहले फन ऑफ 4 किसको कॉल करेगा? सी अगर n की वैल्यू 4 है तो n माइनस 1 3 हो जाएगा, फन ऑफ 3। और इसका दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा printf %d, n। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो क्या मैं यहां पर 4 लिख दूं जस्ट फॉर, है ना, सिर्फ समझाने पर्पस से? ठीक है, लेकिन ओके। अब अगर फन 3 की बात की जाए तो n की वैल्यू हो गई 3। तो जब फन 3 एग्जीक्यूट करेगा, अगेन रिकर्सिव कॉल में 2 स्टेटमेंट हैं, तो इसका पहला स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो फन ऑफ n माइनस 1। लेकिन इस कॉल के लिए क्योंकि n 3 है तो n माइनस 1 हो जाएगा बेटा 2। तो कॉल करो फन 2 को, और इसका दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कि भैया प्रिंट करो %d, 3। ठीक है, अगर आपकी समझ में आ चुका है तो मैं सीधे सीधे यहां printf 4 और printf 3 लिख देता हूं। printf 4 printf 3 डन है। अच्छा, अब n की वैल्यू यहां पर क्या हो गई? 2। तो अगर n की वैल्यू 2 है, स्टिल बेस केस तो है नहीं, दैट मींस रिकर्सिव कॉल वाला केस है। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या बोलेगा? इसका पहला स्टेटमेंट बोलेगा फन ऑफ 1 एंड printf 2। अब जब फन ऑफ 1 को कॉल करा रहे तो n की वैल्यू 1 है, तो इसका पहला स्टेटमेंट बोलेगा फन ऑफ 0 एंड printf 1। अब देखिए फन ऑफ 0, n की वैल्यू हो गई 0, दैट मींस रिटर्न। अब आगे कोई रिकर्शन नहीं है। अब हमें समझना है ये क्या है? ये है रिकर्शन ट्री। अब हमें इसे ट्रेस कैसे करना है? इसे हमें ट्रेस करना है ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। ठीक है सर?
तो मैंने कहा फन 4, आराम से देखिएगा, फन 3, फन 2, फन 1, फन 0। तो सबसे पहले कौन सा प्रिंटफ आपको मिला? सबसे पहले प्रिंटफ 1 हमें मिला, दैट इज व्हाई 1। ओके, देन हमें क्या मिला? प्रिंटफ 2, सो 2। देन हमें क्या मिला? प्रिंटफ 3, सो लेट मी प्रिंट इट 3। देन हमको क्या मिल रहा है? प्रिंटफ 4, 4, एंड एवरीथिंग इज ओवर। दैट इज व्हाई द आउटपुट इज 1 2 3 4। अब रिकर्शन को और अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि एकदम रिकर्शन क्लियर हो जाए। चलिए आराम से देखते हैं। तो मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, void fun int of n if n equal to 0 just return। अब देखिए else की जरूरत नहीं है, बट लगा सकते हैं, लगाने में कोई बुराई भी नहीं। हम कह रहे हैं प्रिंट करो n की वैल्यू, कॉल करो फन को फॉर n-1, प्रिंट करो n की वैल्यू, और हम कहते हैं लेट अस सपोज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फन ऑफ 3। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फन ऑफ 3? अब मैंने मेन नहीं लगाया, पर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि हमसे फन ऑफ 3, चाहे मेन कॉल करे या कोई और कॉल करे, फन ऑफ 3 का आउटपुट क्या है हम तो ये समझना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें तो हर रिकर्सिव कॉल में यहां पर देखिए, ये तो हो गया बेस केस, ये तो हो गया बेस केस। हम कह रहे हैं रिकर्सिव कॉल, दैट मींस ये वाला पार्ट, हर रिकर्सिव कॉल में 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है n की वैल्यू को प्रिंट करो, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कॉल करो सेम फंक्शन को लेकिन एक कम आर्गुमेंट के लिए, और तीसरा स्टेटमेंट भी कह रहा है कि प्रिंट करो n की वैल्यू। तो लेट मी ड्रॉ द रिकर्शन ट्री फॉर फन ऑफ 3। अब देखिए अगर फन ऑफ 3 है तो n की वैल्यू होगी बेटा 3। अब इसका पहला स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू विच इज 3। इसका दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो सेम फंक्शन को लेकिन n-1, तो क्योंकि n की वैल्यू 3 है n-1 हो जाएगा 2, और इसका तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू विच इज 3। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको ओके है। अब इसकी बात करते हैं, सर फन ऑफ 2, तो n की वैल्यू हो गई 2, अगेन बेस केस तो है नहीं, तो इसके लिए भी 3 स्टेटमेंट चलेंगे। इसका पहला स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू विच इज 2, इसका दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो फन ऑफ n-1, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, n-1 हो गया 1, और इसका तीसरा स्टेटमेंट भी बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू। अगेन कमिंग टू फन 1, n की वैल्यू हो गई 1, अगेन इट इज नॉट द बेस केस, तो इसके लिए भी 3 स्टेटमेंट चलेंगे। इसका पहला स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, इसका दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो फंक्शन फॉर n-1, और इसका तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू। नाउ जब फन ऑफ 0 की बात आएगी, इट इज अ बेस केस रिटर्न, दैट मींस रिकर्शन ट्री इज ओवर। अब हमें क्या करना है? सर इस रिकर्शन ट्री को ट्रेस करना है। कैसे? ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं। तो जब आप सबसे पहले आए क्या प्रिंट होगा? सर 3। देन क्या प्रिंट होगा? 2। देन क्या प्रिंट होगा? 1। देन क्या प्रिंट होगा? 1। देन क्या प्रिंट होगा? 2। देन क्या प्रिंट होगा? 3। उसके बाद में तो कुछ प्रिंट होना नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो इसे थोड़ा सा एक फंडा भी है। सर रिकर्सिव कॉल के पहले एक प्रिंटफ लिखा हुआ है, रिकर्सिव कॉल के पहले एक प्रिंटफ लिखा हुआ है, फन 3, फन 2, फन 1। फन 3 कॉल कर रहा है फन 2 को, फन 2 कॉल कर रहा है फन 1 को। जो स्टेटमेंट रिकर्सिव कॉल से पहले लिखे होते हैं वो सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। क्यों? तो क्योंकि फन 3 ने कॉल किया था फन 2 को और फन 2 ने कॉल किया था फन 1 को, ये वाला प्रिंटफ क्योंकि रिकर्सिव कॉल से पहले लगा हुआ है तो 3, 2, 1 प्रिंट होगा। और ये वाले स्टेटमेंट की अगर बात करें, क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल के बाद में लगा हुआ है तो उल्टे ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 1, 2, 3। दैट इज व्हाई 3, 2, 1
इस वाले printf की कहानी है और 1 2 3 इस वाले printf की कहानी है। उम्मीद करता हूं समझ में शायद आप लोगों की आया हो। मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि भयंकर तरीके से आपको समझ में आ जाए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं दैट void f int n, okay, if n is equal to 0, just return else. Printf, no, not printf, else f of n minus 1 printf percent d comma n and f of n minus 1। और हमसे कह रहा है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ f of 3। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी कराने से पहले वीडियो पॉज करो और पहले खुद से सॉल्व करो एंड देन सोचिए कि क्या हो सकता है। देन प्लीज थिंक क्या इसका आउटपुट है। वीडियो पॉज कीजिए, देन सोचिए कि क्या इसका आउटपुट हो सकता है। चलिए अब देखते हैं। सर आपने कहा f of 3, n की वैल्यू होगी 3। बेस केस क्या है यहां पर? बेस केस तो ये वाला है, दिस इज द बेस केस। रिकर्सिव कॉल में 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट फंक्शन कॉल है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है n क्यू प्रिंट करो और तीसरा स्टेटमेंट भी एक फंक्शन कॉल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें F3 की, क्या मैं सही हूं कि इसके 3 स्टेटमेंट होंगे? क्या मैं सही हूं कि ये 3 स्टेटमेंट होंगे जिसमें पहला स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो सेम फंक्शन को एक कम आर्ग्यूमेंट के लिए, दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो सेम फंक्शन को एक कम आर्ग्यूमेंट के लिए। अब f of 2 तो n की वैल्यू होगी 2, f of 2 n की वैल्यू होगी 2। जब हम बात कर रहे हैं इस f of 2 की, अगेन बेस केस तो है नहीं तो इसके 3 स्टेटमेंट चलेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है कॉल करो सेम फंक्शन को एक कम आर्ग्यूमेंट, तो अगर n की वैल्यू 2 है तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? f of 1। दूसरा स्टेटमेंट कहता है प्रिंट करो n की वैल्यू, इस कॉल के लिए n की वैल्यू क्या है बच्चे? 2। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कॉल करो, ओके। f of 1 की कहानी क्या है? f of 1 इट इज नॉट द बेस केस, तो इसके लिए भी 3 स्टेटमेंट चलेंगे। पहला बोलेगा कॉल करो सेम फंक्शन एक कम आर्ग्यूमेंट के लिए, दूसरा बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, तीसरा बोलेगा कॉल करो सेम फंक्शन को एक कम आर्ग्यूमेंट के लिए। अब देखिए f0 एक बेस केस है, f0 इज द बेस केस, दैट मींस इससे आगे रिकर्शन नहीं जाएगा। ठीक है, अब जब इस वाले f of 1 की बात करूंगा तो n is equal to 1 है, बेस केस है नहीं, तो इसके लिए भी 3 स्टेटमेंट चलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो सेम फंक्शन को एक कम आर्ग्यूमेंट के लिए, दूसरा बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू और तीसरा बोलेगा कॉल करो सेम फंक्शन को। डन है सर। f of 2 बेस केस है नहीं तो इसके लिए 3 स्टेटमेंट चलेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या बोलेगा? कॉल करो फंक्शन एक कम आर्ग्यूमेंट के लिए, दूसरा बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू और तीसरा बोलेगा कॉल करो सेम फंक्शन एक कम आर्ग्यूमेंट के लिए। जब हम f is equal to 1 पर हैं तो अगेन 3 स्टेटमेंट, क्योंकि बेस केस है नहीं, पहला बोलेगा f of 0, दूसरा बोलेगा n को प्रिंट करो, तीसरा बोलेगा f of 0। अगेन इस वाली f of 1 की बात करें तो 3 स्टेटमेंट हैं, f of 0 प्रिंट करो f of 0। पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा, अगर आप रिकर्शन जानते हैं इसके आगे भी अपडेट करूंगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ट्रेस करना है सर इसको, बस चलिए ट्रेस करते हैं। तो पहला जो कुछ आएगा, सबसे पहले क्या आया? printf 1। आराम से देखिए, ट्रेस करना सीखिए। देन क्या आया? 2। देन क्या आया? 1। देन क्या आया? 3। देन क्या आया हमारे पास? 1। देन क्या आया? 2। देन क्या आया? 1। एंड फाइनली एवरीथिंग इज ओवर। सो आउटपुट क्या है? 1 2 1 3 1 2 1। अब कहानी ये है कि सर इतना बड़ा रिकर्शन ट्री बनाने की आवश्यकता थी क्या? आई डोंट थिंक सो। देखो समझो,
गौर से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं जब हम ट्रेस कर रहे थे, हमने यहां तक ट्रेस कर लिया, यहां तक ट्रेस करने का मतलब क्या है, एफ ऑफ वन खत्म हो गया, क्योंकि एफ ऑफ वन के 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर चुके, तो जो कुछ भी आउटपुट अभी तक आया है विच इज 1, कहना इसे वो एफ ऑफ वन का आउटपुट है, कहना इसे वो एफ ऑफ वन का आउटपुट है। हाँ सर, तो अब मुझे बताइए, क्या मुझे इस वाले एफ ऑफ वन की जरूरत थी, क्या मुझे इसको पूरा लिखना चाहिए था? अभी के लिए अगर आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं समझाना आपको चाह रहा हूं, सर कोई जरूरत नहीं थी। तो 1, ये आ गया 2, इस एफ ऑफ वन का आंसर तो पता है ना अब हमें, एफ ऑफ वन का आंसर है 1, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1। अब देखिए जब आप यहां पर आ गए, दैट मींस F2 के तीनों स्टेटमेंट चल चुके, दैट मींस जो कुछ भी आउटपुट अभी तक का है वो F2 का आउटपुट है, तो कहना इसे F2 का आउटपुट 1 to 1 है। और अगर हम ये कहते हैं दैट मींस मैं इसको हटा सकता हूं, मुझे इस ट्री को पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी। आई नो दैट द आउटपुट ऑफ F2 इज 1 to 1। हम आगे बढ़े, हमने कहा 3, ओके, देन हमने कहा इसका आउटपुट है 1 2 1, डन है सर। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं और आप पकड़ पा रहे हैं कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं रिकर्शन में। चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि एक अच्छा आपको कांसेप्ट मिल जाए। अगले वीडियो में देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है, रिकर्शन इन वन शॉट इसलिए रखा है इसका नाम, क्योंकि थ्योरी, कॉन्सेप्ट और कोड कैसा दिखता है रिकर्शन का, एटलीस्ट आपको इतनी चीजें समझ में आ जाए इस पर्टिकुलर सेशन में। अगले सेशन में हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिकर्शन पर, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा int f int n, तो saying if n is less than or equal to 1, return 1, else नहीं लगा रहा हूं, return f of n by 2 plus f of n by 3 plus 1। अब मान लीजिए हमसे कहता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ f of 12, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू। हमने कहा f of 12 का आउटपुट बताइए, f of 12 का आउटपुट बताइए, तो बेटा n की वैल्यू हो गई 12। अब देखो ये तो है बेस केस, दिस इज द बेस केस, सबको दिख रहा है कि भैया ये तो बेस केस है, ठीक है। अब बेस केस तो है नहीं हमारा, दैट मींस ये वाला पार्ट क्या है सर, ये वाला पार्ट कह रहा है कि रिकर्सिव कॉल क्या करेगी, f of n by 2 plus f of n by 3 plus 1। तो अगर n की वैल्यू 12 है तो ये वाली कॉल ये कहेगी f of 12 by 2 which is 6 plus f of n by 3 क्या हो जाएगा, f of n by 3 हो जाएगा 4 plus 1। यानी कि हम कह रहे हैं हमारा आंसर होगा इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू प्लस 1। अब पहले ये भी वैल्यू होनी चाहिए, क्या ये वैल्यू है, नहीं। ये भी वैल्यू होनी चाहिए, क्या ये वैल्यू है, नहीं सर। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां के लिए n की वैल्यू हो गई 6, तो अगर n की वैल्यू 6 हो गई, बेस केस है नहीं। अब देखिए मैं बार बार प्लस नहीं लगाऊंगा, आपको समझना पड़ेगा। f of 6 अगर n की वैल्यू 6 है तो n by 2 हो जाएगा 3, सो लेट मी राइट इट एज f3, और n by 3 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, और फाइनली हमें इन तीनों को प्लस करके आंसर देना है। जब f of 3 की वकारी आएगी तो f of 3 के लिए n हो गया 3, तो n by 2 हो जाएगा 1 और n by 3 भी हो जाएगा 1 और ये हो गया 1, ठीक है। f of 2 n by 2 हो जाएगा, n by 2 हो जाएगा 1, n by 3 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। अब आराम से देखिएगा, अगर n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, आंसर 1 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका रिजल्ट है 1, इसका भी रिजल्ट है 1, इसका भी रिजल्ट है 1, इसका भी रिजल्ट है 1, एवरीवन। अब सिमिलरली f of 4 को सॉल्व करते हैं। तो f of 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो f of n by 2 आएगा 2, f of n by 3 आएगा 1 और ये आएगा 1।
हम जानते हैं कि n लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए कह रहा है रिजल्ट इज 1। f ऑफ 2 को हमें सॉल्व करना है, ठीक है कर लेते हैं। तो f ऑफ 2 बोलेगा n/2 n/3 प्लस 1 एंड अगेन वी नो द आंसर। सर इसका आंसर क्या है 1, इसका आंसर क्या है 1 और 1। अब देखिए रिकर्शन तो खत्म हो गया। अब अगर मैं इसको ट्रेस करूं, अगर मान लीजिए मैं इसको ट्रेस करूं तो इसका मीनिंग क्या है, यहां पर प्लस लगा हुआ है तो ये हो गई वैल्यू 1 प्लस 1, तो यहां तक वैल्यू क्या आ चुकी 2। आर यू गेटिंग 1 प्लस 1 2 प्लस 1, तो कैन आई से F3 का रिजल्ट आ गया 3। अब देखिए यहां पर भी बीच में प्लस लगे हुए हैं। अगेन ये वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि इसका रिजल्ट भी आ गया 3। तो अब तक का रिजल्ट क्या है 3 प्लस 3 और ये हो गया प्लस 1, तो कैन आई से इसका आंसर आ गया 7। कैन आई से इसका आंसर आ गया 7, ठीक है। प्लस अब f ऑफ 4 का रिजल्ट निकल रहा है, ये देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1, f2 का रिजल्ट है 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो यहां तक रिजल्ट आ गया 5 प्लस 1। प्लीज अंडरस्टैंड 7 प्लस 5 प्लस 1, so what is the final answer? Can I say the final answer is 13? अब फिर से सुनिए और समझिए रिकर्शन को, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो बस क्या कर रहा है एडिशन, तो आप सीधे सीधे 1 काउंट कर लो ना कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, दैट्स व्हाई द आंसर इज 13। तो समटाइम आपको टाइम सेव करना पड़ेगा, कभी कभार आपको टाइम सेव करना पड़ेगा क्वेश्चंस को इस तरीके से करके। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि चीजें और बढ़िया हो जाएं। मान लीजिए मैं कहता हूं void f int n if n is equal n is less than or equal to 0, just return, otherwise printf %d, n, call for n minus 1, printf %d, n, अब मैंने थोड़ा सा लेवल अप कर दिया ताकि, क्योंकि एक बार हम समझ चुके तो कहानी ठीक है ना। और हम कह रहे हैं कि फाइंड द आउटपुट ऑफ f ऑफ 3, फाइंड द आउटपुट ऑफ f ऑफ 3, ठीक है। आराम से देखते हैं अच्छे से। सर आपने कहा f ऑफ 3 का आउटपुट बताइए, तो n की वैल्यू हो गई 3। देखिए ये तो है बेस केस, n लेस देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट तो है बेस केस, यानी कि रिकर्सिव कॉल में 4 स्टेटमेंट हमारे चलते हैं 1 2 3 4। अब अगर इस रिकर्सिव कॉल की हम बात करें तो पहला इसके लिए 4 पार्ट चलेंगे 1 2 3 4। पहला स्टेटमेंट बोलेगा कि भैया प्रिंट कर दो n की वैल्यू, इसका पहला स्टेटमेंट, देन दूसरा तीसरा। तो इसका पहला स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू विच इज 3। इसका दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो सेम फंक्शन को लेकिन n-1, तो अगर n की वैल्यू 3 है ये हो गया f2। और इसका तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, इसका चौथा स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो सेम फंक्शन फॉर n-1। अब अगर आप अच्छे से देखें प्रिंटफ में तो मुझे कुछ करना नहीं, मुझे यहां पर कहानी देखनी है। तो n की वैल्यू हो गई 2। अगेन इट इज नॉट द बेस केस, दैट इज व्हाई इसके लिए भी सर 4 स्टेटमेंट चलेंगे। पहला स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू विच इज 2, दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो सेम फंक्शन को विद n-1, तो अगर n की वैल्यू 2 है ये हो जाएगा f ऑफ 1। तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, और चौथा स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो सेम फंक्शन फॉर n-1। डन। अब अगेन F2, ये वाला F2 क्या करेगा सर, इसके लिए भी 4 स्टेटमेंट चलेंगे। पहला स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो फंक्शन, तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो, चौथा स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो। डन सर। अब देखिए f ऑफ 1, अगेन इट इज नॉट द बेस केस, तो ये वाला f ऑफ 1 भी बोलेगा कि भैया 4 स्टेटमेंट चलाऊंगा। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या बोलेगा, प्रिंट करो n की वैल्यू, दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा f ऑफ 0, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 हो गया 0।
तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, और चौथा स्टेटमेंट बोलेगा f ऑफ 0। सिमिलरली f ऑफ 1, सर 4 स्टेटमेंट चलेंगे। पहला स्टेटमेंट बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, दूसरा बोलेगा f ऑफ 0, तीसरा बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, चौथा बोलेगा f ऑफ 0। f ऑफ 1 क्या करेगा सर, ये भी 4 स्टेटमेंट चलाएगा। पहला बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, दूसरा बोलेगा f ऑफ 0, तीसरा बोलेगा प्रिंट करो, चौथा बोलेगा f ऑफ 0। ये वाला भी भैया 4 स्टेटमेंट चलाएगा। पहला क्या बोलेगा, पहला बोलेगा प्रिंट करो n की वैल्यू, दूसरा बोलेगा f ऑफ 0, तीसरा बोलेगा प्रिंट करो, चौथा बोलेगा f ऑफ 0। कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। अब आपको सिर्फ इसे ट्रेस करना है, ठीक है, ट्रेस कर लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या आया 3, दूसरा स्टेटमेंट 2, आराम से देखिएगा। देन क्या आया 1, f0 कुछ नहीं करता है। देन क्या आया 1, f ऑफ 0 कुछ नहीं करता है, f ऑफ 1 खत्म। देन 2, ओके, देन 1, देन 1। ये देखिए, ये f ऑफ 1 खत्म हो गया, यहां पर f ऑफ 2 खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या आया 3, ओके। देन हमारे पास आएगा 2, देन इसका 1, 1 मैं एक साथ लिख दूंगा दोनों 1 को, 1 1 1 1, ओके। देन हमारे पास आया 2, ओके, एंड फाइनली 1 1, ओके। तो हमारा आउटपुट क्या है 3 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1। सिमेट्री आनी ही थी। देखिए अगर आप देखें ये दो पार्ट है, सिमेट्री क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे कोड में ही सिमेट्री है, printf fn-1 printf fn-1। सो व्हाट इज द आउटपुट 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है printf 3 ये वाला है, तो ये किसका आउटपुट है f2 का। अगर आप उसमें भी अंदर जाना चाहते हैं तो ये 2 है, और ये किसका आउटपुट है f1 का। तो इस तरीके से रिकर्शन को आप दो तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, या तो स्टैक को मेंटेन करके या फिर रिकर्शन ट्री बना के। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ रिकर्शन के कॉन्सेप्ट्स की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिकर्शन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।